10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? सब सही है? चलिए बच्चों, आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो बेटा, ये आज का जो टॉपिक है वो है आपका, आज आपको हम दो चीज़ बताएंगे। एक चीज़ तो आपको हम बताएंगे कि एरिया जो हमारा होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। ठीक है, तो हम एरिया वेक्टर को आज पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम आज आपको जो पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तीसरी चीज़ की बात करेंगे तो तीसरी चीज़ हमारी क्या होती है? गॉस लॉ की बात करेंगे। यानी हम गॉस लॉ को बताएंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस उसके हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज ये तीन चीज़ अब आपको बताएंगे। ठीक है बेटा? तो आप लोग थोड़ा से बच के रहिए। आप लोग जो है मास्क लगाते रहिए और सैनिटाइज का यूज़ करते रहिए। थोड़ा से बाहर जब आवश्यकता हो तभी आप जाइए, उसके पहले आप कोई ना ज़्यादा आपको काम हो तो बाहर ना ही जाइए। इससे आपको अपने आप को और आप अपनी फैमिली दोनों को सेव कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा। क्लास लेने से पहले आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप अपना चैनल समझिए और इसको अपने दोस्तों के साथ और जो भी है उनको साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए ठीक है, टाइम बर्बाद ना करते हुए आज हम टॉपिक की आगे की बात करते हैं। तो बेटा देखो, जैसे आज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम आपको आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक को सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि बेटा एरिया क्या होता है। बेटा अभी तक देखिए क्या है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है बेटा, एरिया क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन बेटा अभी जो है आप एक नई चीज पढ़ेंगे आज। नई चीज क्या पढ़ेंगे? जो हम लोग एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं किसी चीज का, जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो बेटा एरिया होता क्या है? क्या एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है? तो अभी तक आप लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा है कि एरिया एक कौन सी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन बेटा अब थोड़ा से जो अभी तक आपने पढ़ा था एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है ये चीज समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम इसको एरिया ना होकर के एरिया वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एरिया वेक्टर पढ़ते हैं। एरिया वेक्टर क्यों पढ़ेंगे? पहले क्योंकि अभी हम जब आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एरिया वेक्टर, उसकी जरूरत होती है। तो पहले हम एरिया वेक्टर को पढ़ लेते हैं बेटा। एरिया एक टाइप की कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। कैसे होता है अब ये चीज समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए बेटा, हम तीन एक्सेस लेते हैं ना, ये ले लिया हमने, ये ले लिया और ये ले लिया, तीन एक्सेस ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? एक्स एक्सेस ले लिया बेटा। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? वाई एक्सेस ले लिया। ये हमने बेटा क्या ले लिया? जेड एक्सेस ले लिया। ठीक है, ये तीन एक्सेस हम ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें तीन एक्सेस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सेस ले लेते हैं। अब यहीं से ए सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक स्क्वायर बना दिया बेटा। क्या बना दिया? जिसकी लेंथ ए ले लिया, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे एक स्क्वायर, इसकी लेंथ ए हो गई, इसकी भी लेंथ हो गई, इसकी लेंथ ए हो गई। ये टोटल लेंथ हमारी क्या हो गई बेटा? स्क्वायर में हो गई। तो ए हो गई और बी हो गई, यहाँ सी हो गई और ये बेटा आपकी क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी बेटा। इतनी बातें समझ में। अब देखिए, सबसे पहले चीज तो एरिया निकालते हैं हम। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया जो निकालते हैं बेटा, एरिया, अब देखिए, अब जब भी आप अब से कोई अगर पूछेगा कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, तो बेटा आप बताएंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या रीजन होता है, हम बताते हैं आपको। एरिया जब निकालेंगे बेटा, तो एरिया क्या है? दो साइडों का मल्टीप्लीकेशन होता है ना। लेकिन कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी ए बी आपका होता है, क्रॉस आपका क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर ए बी, क्रॉस आपका क्या हो जाएगा? बी सी वेक्टर आपका होता है बेटा। ठीक है, अब वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए है।
ए रख देंगे। BC की वैल्यू कितनी है बेटा, B है, इसका भी A है, A रख देंगे। अब देखिए जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम वेक्टर के फॉर्म में, यानी वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़े बेटा, वेक्टर में क्या होता है, A डॉट B ऑलवेज AB cos थीटा होता है। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा क्या होता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B ऑलवेज हमारा AB sin थीटा होता है बेटा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, यानी आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या होता है बेटा, ए और बी के बीच बना एंगल होता है। यहाँ दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना बेटा। तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा हो गया एरिया हमारी कौन सी हो गई, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई कि नहीं हो गई बेटा। इतनी बातें समझ में आई। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड तो हम समझ गए कि भैया एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होता है। एरिया का मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड होता है जो पर्टिकुलर एरिया का इस फॉर्मूला होता है। यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ एरिया वेक्टर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका बेटा, डायरेक्शन देखिए क्या होता है, डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर होता है। इसके डायरेक्शन की जब बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जब वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ रहे थे तो डायरेक्शन मान लेते हैं ये बेटा A है, ये आपका B है। तो डायरेक्शन यही परपेंडिकुलर होता था कि नहीं होता था, इसको एन कैप बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो डायरेक्शन ऊपर हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है बेटा। किधर होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा देखिए ये डायरेक्शन हमारा, इन दोनों का डायरेक्शन जब निकालेंगे तो ये जेड एक्सिस है ना, इस प्ले यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर या तो आउटसाइड में होगा बेटा या तो इनसाइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन जब हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, एरिया वेक्टर। क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये हमेशा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, प्लेन सरफेस। किसके हो जाएगा, प्लेन सरफेस। ठीक है बेटा, प्लेन सरफेस। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन सरफेस, या तो आपका डाउन साइड में यानी अंदर साइड की साइड हो जाएगा या तो बाहर साइड की हो जाएगा बेटा। जैसे ये देखिए इसका हमको एरिया वेक्टर निकालना है बेटा। देखिए ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होता है ना, और तीनों एक्सिस कैसे होते हैं, ऐसे और इस तरीके से ऐसे जुड़े होते हैं ना, यानी एक इधर एक आपका इधर होता है। तो जब बेटा इसका एरिया वेक्टर निकालोगे तो या तो इसके बाहर साइड में हो जाएगा या तो इसके अंदर साइड में हो जाएगा। यानी आप यहां से लिख सकते हो जो ये आया हुआ है आपका ये एरिया वेक्टर ए स्क्वायर ना, तो इसका डायरेक्शन बेटा या तो माइनस के कैप हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, ए स्क्वायर के कैप हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे माइनस ए कैप हो गया और कैसे एक के कैप हो गया। तो बेटा देखिए अगर माइनस के कैप और के कैप डायरेक्शन को बता रहा है, अगर एरिया वेक्टर आप इन साइड में लेंगे तो आपका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउट साइड में डायरेक्शन उसका नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इन साइड में डायरेक्शन आप नेगेटिव ले रहे हैं तो आउट साइड में उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा एरिया जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड होता है जो उसके ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड होता है। और जो बेटा हम बात करते हैं डायरेक्शन की, किसकी बात करते हैं बेटा, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, देखिए डायरेक्शन जब निकालेंगे बेटा तो डायरेक्शन हमेशा इसका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो एरिया वेक्टर होता है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो डाउनवर्ड में होगा बेटा या तो अपवर्ड में होगा बेटा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। तो अब तो समझ में आ गया ना बेटा कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो हमेशा से वेक्टर क्वांटिटी होती है, भले ही आप लोग ना जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ एक नोट्स में हम आपको बता देते हैं बेटा, नोट्स में हम आपको बता दें, इतना नोट कर लिया। चलिए नोट्स में हम इसको बता देते हैं बेटा। इसके दो नोट्स होते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में आपकी जो क्या कह सकते हो आप सरफेस होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का। हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, इसको देख लेते हैं। देखिए अगर आपके 2D है, 2D सरफेस, 2D सरफेस का मतलब क्या होता है बेटा, मैथमेटिक्स में 2D सरफेस का मतलब होता है ओपन सरफेस। कौन सा बेटा होता है, ओपन सरफेस। अगर ओपन सरफेस होता है तो उस साइड उस टाइप में जो डायरेक्शन होता है बेटा एरिया का वो इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। यानी आप क्या लिख सकते हैं,
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इनसाइड, क्या डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा बेटा, इनसाइड और आउटसाइड दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, आउटसाइड। पहला नोट हो गया। दूसरा नोट बेटा क्या होता है, कहाँ पे, इन 3D सरफेस। किस पे, 3D सरफेस। अगर 3D सरफेस हमारा होगा, 3D सरफेस का मतलब क्या होता है बेटा, 3D सरफेस का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस जो क्लोज्ड होता है। क्या होता है, इसको हम क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस कहते हैं बेटा। ठीक है, जैसे स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, दीज आर नोन एज द 3D सरफेस। तो 3D सरफेस के लिए बेटा क्या होता है, डायरेक्शन हम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ओनली आउटसाइड। क्या होता है बेटा, ओनली आउटसाइड। सिर्फ आउटसाइड में लिया जाता है इसको, कभी भी इनसाइड में नहीं लिया जाता। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। क्या कि मान के चलिए हम सिलेंडर लेते हैं। एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। मान के चलिए एक हम क्लोज सिलेंडर लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसका एरिया निकालना है बेटा। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा बेटा, आउटसाइड में होगा। किधर होगा, आउटसाइड में होगा, इनसाइड में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर अगर निकालना होगा बेटा तो ये भी आउटसाइड में होगा। इधर का एरिया वेक्टर निकालना होगा बेटा तो इधर होगा हमेशा। इधर का एरिया वेक्टर निकालना होगा तो इधर होगा। ये हमेशा आउटसाइड में होगा। 3D सरफेस के लिए, जो क्लोज्ड सरफेस होता है उसके लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है बेटा, आउटसाइड में होता है। और 2D सरफेस के लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है बेटा, इनसाइड में होता है। कहाँ पे होता है, इनसाइड में। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या कि 2D सरफेस के लिए जो हम डायरेक्शन निकालेंगे एरिया वेक्टर के लिए, वो हमेशा इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड में हो सकता है बेटा। ठीक है, लेकिन 3D सरफेस के लिए जब निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बेटा, तो सिर्फ ये कहाँ होगा, आउटसाइड में होगा, इनसाइड में कभी नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बेटा, इतनी सारी सी बातें तो आपको नोट में आ गई होंगी। अब इसको हम देख लेते हैं। इसका बेटा क्या होता है, इसके हम डेफिनेशन तो आप लोग लिख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलते हैं बेटा, यहाँ पे हम कोई लेते हैं, क्या सरफेस ले लेते हैं। मान के चलते हैं ये हमारा कोई एक सरफेस है। ठीक है, क्लोज सरफेस है बेटा। ठीक है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, इसका हम ले लेते हैं कि इस सरफेस का जो मैग्नीट्यूड है हमारा ए है। यानी ये सरफेस है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, एरिया वेक्टर बेटा। ये क्या है, हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं ना। तो एरिया वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, एरिया वेक्टर तो समझ में आ गया बेटा। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होता है, एरिया वेक्टर क्यों एरिया वेक्टर होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो बेटा देखिए, ये हम क्या कर लेते हैं, ये हम ले लेते हैं एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एक सरफेस ले लिया, उस सरफेस का एरिया जो है ए है। अब इसका हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा बेटा, एन कैप हो जाएगा। डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है ना। तो बेटा जो एरिया वेक्टर हमारा होता है, क्या होता है, जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, यानी एरिया वेक्टर ए कैप, ए वेक्टर इज इक्वल आपका एन कैप और ए होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर होता है। क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। यानी किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर उस सरफेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और उसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही हमारा एरिया वेक्टर होता है बेटा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, क्योंकि एरिया वेक्टर जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको दिक्कत ही आएगी। कोई भी क्लोज फिगर होगा बेटा, कोई भी क्लोज फिगर होगा तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और डायरेक्शन जो होगा, अगर क्लोज्ड फिगर है तो उसका डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड द सरफेस होगा। और अगर क्लोज्ड सरफेस है, यानी ओपन सरफेस है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड में हो सकता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हिंदी जो हमारी होती है बेटा, वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। इसकी क्या क्या कहते हैं, इसको हम वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्लक्स हमारा क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लक्स हमारा क्या होता है, हम अच्छी तरीके से इसको बेटा जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात, सॉरी,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम फ्लक्स को समझते हैं क्या होता है बेटा। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है बेटा, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है, एक इटालियन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बहना। क्या होता है, बहना। बहने का मतलब होता है कि मान के चलिए एक नदी है या एक नहर है, कैनल है या रिवर है, उसमें वाटर जब फ्लो करता है बेटा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वहां पे वाटर फ्लो है। क्या है, वाटर फ्लो है। ठीक इसी टाइप का जब कोई इलेक्ट्रिक कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मीन्स जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है बेटा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में है कि नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये चीज समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक, जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे बेटा, फाई ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, फाई ई से डिनोट करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे बेटा, फाई ई से डिनोट करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को होता क्या है, ये किसी क्लोज फिगर, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले एरिया वेक्टर को आपको पढ़ना है। तो अगर हम कोई एरिया ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं, कोई क्लोज फिगर ले लेते हैं, उस क्लोज फिगर में से जितने भी फ्लक्स गुजर जाएंगे, यानी कोई बंद फिगर होगा, बंद पृष्ठ होगा, बंद क्लोज सरफेस होगा, उस बंद क्लोज सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएंगी, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही क्या होगी, वही इलेक्ट्रिक क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी। फिर समझिए, जैसे मान के चलिए बेटा, हम यहाँ पे एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है। अब देखिए इस क्लोज सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रही है बेटा, इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी निकल रही है, यही 3 निकल रही है ना। तो इसी को बेटा क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको ये बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है, उसी को काउंट जब करते हैं तो वही हमारी फ्लक्स होती है। बात समझ में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको ये बताती है, फिर समझिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको ये बताती है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती हैं या कितनी इंटेंसिटी निकल जाती है, यही हमारी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये चीज समझ लेते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। पहले अब उसको समझ लेते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम बेटा अभी बताते हैं, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो क्या होता है बेटा, टोटल, क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, क्या होगा बेटा, पासिंग टू अ प्लेन सरफेस, टू अ प्लेन सरफेस। कहां पे, परपेंडिकुलर, कहां पे, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग टू अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस या क्लोज सरफेस कह सकते हो आप, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाती हैं, कैसे, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। कहां पे बेटा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस के कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कोई एक प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस में जितनी फील्ड लाइन पास कर जाती है बेटा, क्या कर जाती है, जितनी फील्ड लाइन पास कर जाती है, वो भी कैसे, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम बेटा क्या ले लेते हैं, एक हम एक सरफेस ले लेते हैं, प्लेन सरफेस ले लेते हैं या क्लोज सरफेस ले लेते हैं बेटा। ये हमारा क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम निकालते हैं बेटा। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हमारी ई है, ठीक है, इसको ई बोलते हैं, इसका एरिया है। अब फाइव निकालेंगे बेटा, तो देखिए 1 2 3 4 5 कितनी हो गई, 5 हो गई ना, और 4 हो गई ना, यानी 1 2 3 4 5 कितनी हो गई, 5। तो 5 को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, 5 को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड करती है, वैसे बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करती है बेटा। किस पे डिपेंड करती है? तीन चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गई ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, उसको हम अभी आगे हम बताते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा। ठीक है, इसको मिटा दे, इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, जैसे नोट में हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो बेटा एरिया पे डिपेंड करता है, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली अगर एक मान लीजिए कोई फील्ड लाइन है, उस फील्ड लाइन में बड़ा सा एरिया रखेंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा एरिया यानी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी गुजरेगी, फास्ट पास करेगी, तो उसका मतलब है कि एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है बेटा? एरिया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और किस पे पहला जो डिपेंड करता है बेटा वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का मतलब होता है क्या कि यहां से लिख सकते हैं इफ एरिया, क्या करते हैं, एरिया इज यानी इंक्रीज कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा क्या होता है? फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हमारा होता है। इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तब भी क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में इसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हमने एरिया बढ़ा दिया बेटा। ठीक है, अब जब एरिया बढ़ा देंगे बेटा तो देखिए यहाँ से कुछ ज्यादा ही क्या होगी, फ्लक्स निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कुछ ज्यादा ही फ्लक्स निकल जा रही है। और अगर मान के चलिए हम इसी को एरिया को सब घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, एरिया हम घटा देंगे, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4, इसमें से 4 आपके क्या होते हैं, 4 फील्ड लाइन की पास कर रहे हैं। इसमें कितने हो रहे हैं? 6 फील्ड लाइन पास हो रही है। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ाएंगे फ्लक्स की वैल्यू वैसे वैसे क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। दूसरे का एग्जाम्पल बेटा देखिए, इंटेंसिटी को हम बढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है मान के चलिए हम एरिया को कांस्टेंट कर लेते हैं और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो ऑब्वियसली आपको बताया गया है कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अब जो दूर दूर लाइन थी, अब दूर दूर ना होकर के लाइन कैसे हो जाएंगी, पास पास में हो जाएंगी बेटा। जब ये दूर दूर लाइन नहीं होंगी, पास पास होंगी, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, इनकी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दे रहे हैं, एरिया हमारा फिक्स है, तब भी हम तब भी हम क्या पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज करेंगे यानी डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगी। अब बेटा सबसे पहले चीज तो डिपेंड ये करता है कि क्या ये दोनों जो है सिर्फ एरिया और ई पर ही डिपेंड करते हैं? जी नहीं, ये दोनों एरिया और ई पे डिपेंड नहीं करते। ये दोनों सिर्फ एरिया और ई पे डिपेंड ही नहीं करते, बल्कि ये दोनों एंगल पे भी डिपेंड करते हैं। एंगल पे कैसे डिपेंड करते हैं बेटा, ये चीज देख लेते हैं। यहाँ पे है ना, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बेटा कि ये दोनों कैसे एंगल पे डिपेंड करते हैं, यानी एंगल पे। मान के चलिए हम यहाँ से क्या लेते हैं बेटा, ठीक है, एंगल पे देखिए कैसे डिपेंड करते हैं बेटा। ठीक है, मान के चलते हैं बेटा यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, फील्ड लाइन ले लेते हैं। यानी ये एरिया और इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करेंगे, क्या ये और किसी चीज पे डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली उस पे भी डिपेंड करते हैं। देखिए जैसे ये हमने क्या ले लिया बेटा, ये हमने ले लिया देखिए बेटा, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ले लिया इंटेंसिटी ले लिया बेटा। ठीक है, क्या ले लिया, ये इंटेंसिटी ले लिया है, ये हमारी इंटेंसिटी है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको इंटेंसिटी हमने ले लिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं बेटा। क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा उस क्लोज सरफेस को थोड़ा सा, अगर मान लीजिए हम उस क्लोज सरफेस को कुछ एंगल पर रख देते हैं, थीटा डिग्री पर रख देते हैं। किस पर रख देते हैं, थीटा डिग्री पर। हमने यहाँ से क्या ले लिया बेटा, एक क्लोज सरफेस ले लिया, इसको हमने कहाँ रख दिया, थीटा एंगल पे रख दिया। कहाँ रख दिया, इसको हमने थीटा एंगल पे रख दिया बेटा। ठीक है, अब इसको हम जब थीटा एंगल
थीटा एंगल पे रख देंगे ये ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो इंटेंसिटी हमारी आ रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो कितने एंगल पे बना रही है, मान के चलते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारी क्या हो गई बेटा, एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया एरिया, और इंटेंसिटी हमारी कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है, ठीक है बेटा, ये थीटा एंगल पर। यानी जो हम एरिया वेक्टर ले रहे हैं उसको हमने क्या किया, इंटेंसिटी से थीटा एंगल पर रख दिया, ये थीटा एंगल है। अब देखते हैं क्या इस पे डिपेंड करेगा बेटा। तो ई हमारा, यानी ई हमारा थीटा एंगल बना रहा है ना, तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे बेटा। एक कंपोनेंट हमारा आएगा ये क्या, ई आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट हमारा आएगा जो जिस साइड में एरिया वेक्टर है, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। अब मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन में कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिटी होती है, किधर एक क्लोज सरफेस होता है और उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेटा देखिए क्या इंटेंसिटी, ये आपका एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर की पर ये जो इंटेंसिटी, अब ये इंटेंसिटी नहीं लेंगे आप, क्यों, क्योंकि आपने इसको दो वेक्टर में कंप्लीट तोड़ लिया है, दो फैक्टर में तोड़ लिया है, एक ई साइन थीटा और एक ई कॉस थीटा। तो आप मुझे बताइए क्या इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर ये है या ये है। तो आप देखेंगे कि इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हमारा ये है ना, ये तो परपेंडिकुलर है नहीं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी बेटा वो फाई ई इज इक्वल कितनी आएगी, आ जाएगी हमारी ई कॉस थीटा, और इनटू बेटा क्या हो जाएगा, इनटू हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ए। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ए कॉस थीटा। आप जानते हैं 11th में पढ़ा होगा वेक्टर के फॉर्म में, इसको और लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल बेटा क्या, वेक्टर ई डॉट ए आपका हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा। तो अब नई डेफिनेशन यहाँ से आप बना सकते हैं। नई डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टाइप की कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तभी तो कॉस थीटा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। डेफिनेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेफिनेशन आप बना सकते हैं यहाँ पे दूसरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है टू दिस स्केलर प्रोडक्ट के किसके ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसको भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई, अब इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक है। नोट करते जाइए, ठीक है, थोड़ा समझते जाइए। नोट वगैरह बुक वगैरह आपके पास है, उस पर अपना नोट्स बनाते जाइए। कोई डाउट हो कोई भी चीज़ हो तो आप उसको पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इसके यूनिट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ एक चीज़ और अभी हम अच्छा अभी इसमें एक चीज़ और बता देते हैं हम। वो चीज़ क्या बताएंगे बेटा, वो चीज़ हम अभी आपको बता देते हैं एक और। जी बेटा देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि कब इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं अभी, ठीक है। लेकिन पहले तो थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं। देखिए अभी ये तो इतना फॉर्मूला हमारा हो गया, इतनी फॉर्मूला आ गया। अगर मान के चलिए बेटा एक हम चार्ज लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं बेटा, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। बेसिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं देख लीजिए। मान के चलिए बेटा हम
मान के चलिए हमें यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं बेटा, ये मान लेते हैं यहाँ पे हम एक चार्ज ले लेते हैं बेटा, ठीक है। अब जब चार्ज लेंगे बेटा, ठीक है, तो हमने एक चार्ज ले लिया और हमने लेट कर लिया कि ये चार्ज जो है बेटा इसके सराउंडिंग में एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं जिसको हम स्फेयर कहते हैं बेटा। ये स्फेयर हो गया, एक क्लोज सरफेस हो गया स्फेयर, जिसको हम 3D सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब इस 3D सरफेस के थ्रू हमको क्या निकालना बेटा? इस 3D सरफेस, अभी तक तो इंटेंसिटी निकाला गया था ना बेटा, सिर्फ इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन अब यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं, सिर्फ एक चार्ज ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमने एक चार्ज ले लिया, ठीक है। इस चार्ज के सराउंडिंग में हमने क्या कर लिया? एक 3D सरफेस बना लिया, स्फेयर बना लिया। इस स्फेयर पर हमको निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले चीज तो ये है कि हम लेट कर लेते हैं, ये r डिस्टेंस पे हमने बना लिया है। अब देखिए यहां से क्या करते हैं बेटा, इसके इस पॉइंट से हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक छोटा सा एरिया, क्योंकि आपको टोटल स्फेयर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम पहले छोटे छोटे एरिया पर निकालेंगे बेटा। क्या करेंगे? छोटे छोटे एरिया पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, यानी एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? एरिया वेक्टर आपका हो जाएगा डीए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डीए हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक इस ये चार्ज है आर डिस्टेंस पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वेक्टर ई हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। ये प्लस चार्ज है, हमको चार्ज के थ्रू निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो हमने प्लस चार्ज ले लिया है, उसके सराउंडिंग में एक स्फेयर बना लिया है। क्या बना लिया है? एक स्फेयर बना लिया बेटा, ठीक है। अब स्फेयर क्योंकि एक्चुअली 3D फिगर में होता है, इसलिए हम इस पॉइंट पर एक पॉइंट हम पी लेट कर लेते हैं बेटा, या पी ना लेट करिए आप। इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, यानी इस पूरे सरफेस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बेटा देखिए पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए पहले छोटे छोटे फ्लक्स पे यानी छोटे छोटे सरफेस एरिया पे निकालेंगे, और छोटे छोटे पे एरिया निकालने के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं बेटा? ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? टोटल आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया बेटा, इस पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर जब निकालोगे बेटा आपका, तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई आ जाएगा फॉर्मूला। डी फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? आपको बताया गया है ई हो जाएगा और इनटू आपका डी ए हो जाएगा बेटा। यही तो आपका होगा ना, इस छोटे से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? डी फाई। चूंकि एरिया आपका छोटा है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका कम ही निकलेगा। चलिए बेटा अब क्या करेंगे, हमको ऐसे ही छोटे छोटे यहाँ यहाँ हर पॉइंट पर यानी हर एक सरफेस पे हम ऐसे छोटे छोटे क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो बेटा देखिए एक फॉर्मूला, इस पे एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि अगर पूरे सरफेस पे हमको निकालना है तो इसी का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे ये ए आ जाएगा, यानी डी फाई ए। अब हम टोटल निकाल लिए, जैसे इंटीग्रेशन कर लेंगे हम क्या करेंगे? हम टोटल पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका ए वेक्टर ई आपका हो जाएगा डी ए हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो फाई ई आ जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। इसका करेंगे तो आप पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए आपका कितना आएगा? डी ए कॉस थीटा बेटा आएगा। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ई को आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा, क्योंकि थीटा क्या होता है? ई और डी ए के बीच एंगल है बेटा, तो ई और डी ए के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो इसको और लिख सकते हैं आप क्या? फाई ई इज इक्वल आपका इंटीग्रेशन आपका ए हो जाएगा ई डी ए, और ये आपका बेटा क्या हो जाएगा? कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई बेटा हमारा कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ए आपका ई डी ए आएगा बेटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। जब भी आप अभी इसके बाद जब भी कोई सॉल्व चीज करेंगे बेटा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ज लेकर अगर बात किया जाएगा, कंडक्टर लेके बात किया जाएगा बेटा, तो यही इसी फॉर्मूले का आप क्या करेंगे? यूज करना है। इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है बेटा? लगाना है। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था वो आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। वो कब लगाएंगे? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, तब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस बेसिकली यही फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है बेटा। इतनी बातें समझ में आ गई। आप थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेटा कि मैक्सिमम इसके यूनिट ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बेटा, उसको देख लेते हैं। यूनिट के साथ साथ डायमेंशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं और कब ये मैक्सिमम होता है और कब ये मिनिमम होता है ये भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है।
इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद किए रहना, क्योंकि ये फॉर्मूला जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लगाएंगे तो यही लगाएंगे, ठीक है। वो भी फॉर्मूला है, ये भी है। ये आपका 3D फिगर के लिए है बेटा, कब, जब आपके पास एक चार्ज गिवन होता है बेटा, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता है तो उसको यूज करते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। तो बेटा यूनिट की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, किसकी, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन किसकी बात करते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया फाई ई इज इक्वल हमारा क्या होता है बेटा, ई होता है इंटू आपका क्या होता है, एरिया आपका होता है, कहीं कहीं यस लिखा होता है। तो ई का डायमेंशन हमारा क्या होगा बेटा, न्यूटन अपॉन कूलम होता है, क्योंकि आप जानते हैं ई इज इक्वल हमारा क्या होता है, एफ अपॉन क्यू आपका होता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो न्यूटन अपॉन कूलम हो जाएगा। इनटू एरिया आपका क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक ये हो गया, या इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा किसमें, वोल्ट में। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको वोल्ट में भी लिख सकते, वोल्ट में लिख सकते हैं, अपॉन आपका मीटर हो जाएगा, इनटू आपका बेटा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों आप लिख सकते हैं, चाहे आप ये यूनिट लिखिए और चाहे आप ये यूनिट लिखिए बेटा, ठीक है। यानी दोनों आपका हो सकता, मीटर से मीटर को आप क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आपका क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर आपका हो जाएगा, वोल्ट मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप लिख सकते हैं। डायमेंशन की हम बात करते हैं। अच्छा, कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा, इसलिए कॉस थीटा का डायमेंशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यूनिट की हम बात, डायमेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। डायमेंशन की जब बात करेंगे बेटा, तो देखिए ई आपका हो जाएगा ई, और इंटू आपका यस यही ए, आपका यही फॉर्मूला होता है। ई का डायमेंशन निकालेंगे बेटा, तो इंटेंसिटी का डायमेंशन दो चीजों में होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना बेटा, ये आपका, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर -2 डिवाइड बाई कूलम आपका क्या होगा, 80 हो जाएगा, इंटू आपका मीटर आपका है ये एल स्क्वायर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। आप इसी को जब बेटा सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट में ऐसे बना लो इसको, ठीक है। जब आप इसको ब्रैकेट पे बना लेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एम एल पे पावर 3 टी पे पावर -3 ए पे पावर -1 हो जाएगा बेटा। ये डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया, ये आपका यूनिट हो गया। कि यूनिट क्या होती है आपकी, फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दे बेटा, किसी भी क्वांटिटी पर अगर हमको अलग अलग छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको सिंपली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मान के चलिए कोई एक सरफेस है, मान के चलते हैं यहाँ पे, इसको इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। इसमें तीसरी यानी नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या है, कि अगर मान लेते हैं कोई एक फ्लक्स है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये एक सरफेस है, इस पर आपका φ1 है, इस पर आपका φ2 है, इस पर आपका φ3 है, इस पर आपका φ4 है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इस पर टोटल फ्लक्स की जब हम बात करेंगे बेटा, टोटल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होती है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम आसानी से क्या करते हैं बेटा, ऐसे ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है बेटा, और फ्लक्स मिनिमम कब होती है, ये चीज़ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है और फ्लक्स मिनिमम कब होती है बेटा, ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं फाई ई हमारा क्या होता है बेटा, ई होता है ए, और आपका कॉस थीटा होता है बेटा, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब मिनिमम और मैक्सिमम कब होती है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, कब ये मिनिमम और कब ये मैक्सिमम होती है, यानी ज़ीरो कब होती है ये, ठीक है, मैक्सिमम कब होती है, वगैरह वगैरह। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जैसे पहली कंडीशन हमारी, इफ़ यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, थीटा इज लेस देन 90, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी 90 से कम आएगी, तब हमारा क्या होगा, फाई ई पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई पॉजिटिव। देन तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फाई ई हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, इफ थीटा ऑलवेज 90 डिग्री देन तब क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बेटा। देन फाई इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, नो, कोई नहीं होगा, यानी कोई फ्लक्स ही नहीं आपकी ट्रांसफर होगी, कोई फ्लक्स ही नहीं आपका जाएगा, नो एनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो एनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा बेटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स अब क्या हो जाएगा, 90 से जैसे बड़ा होना स्टार्ट करेगा ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा तो फाई ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जितनी बातें समझ में आ गई कि फ्लक्स हमारा पॉजिटिव कब होगा, फ्लक्स हमारा नेगेटिव कब होगा, फ्लक्स हमारा जीरो कब होगा बेटा, ठीक है। तो आप इतना बात तो समझ ही गए होंगे कि थीटा हमारी पॉजिटिव कब होगी, थीटा हमारी नेगेटिव कब होगी, यानी थीटा हमारी यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, कैसे होगा, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर मान के चलिए बेटा हम आप लोगों से कहें, क्या कहें, इसको इरेज कर दें, नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे हम कहें, मान के चलिए हम एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्या बता देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं। हाँ एक चीज़ और है, दो कंडीशन आपके पास यहाँ पे आई होगी ना, एक तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जब थीटा हमारा ग्रेटर होगा 90 डिग्री से तब क्या होगा, ये कंडीशन कब होगी, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री कब होगा बेटा, ये यहाँ पर आएगा, ये आएगा बेटा, ठीक है। जब कोई इनसाइड द इलेक्ट्रिक वैन, आप लिख सकते हैं ये कंडीशन कब आ गई, वैन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड इनसाइड द सरफेस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड अंदर की ओर जाएगी तब फाई हमारा क्या आएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, फाई ई क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई। मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इनसाइड हो रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्या हो जाएगी, आउटसाइड द सरफेस, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी बेटा, आउटसाइड यानी बाहर निकलेगी तब फाई हमारी ई क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा सरफेस के अंदर जैसे ही चलेगी, यानी सरफेस के अंदर जैसे ही जाएगी वो नेगेटिव में हो जाती है, उसको नेगेटिव में रीड किया जाता है। और कोई भी फ्लक्स जब जैसे ही सरफेस के बाहर जाएगी तो उसको पॉजिटिव में रीड किया जाता है बेटा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, इन्हीं दो कंडीशंस को यूज करके हम क्वेश्चंस को बेटा लगाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटा। गॉस जो छूट गया है उसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे बेटा, ठीक है। और इस पे 2-3 क्वेश्चन बता करके गॉस लॉ बताएंगे और उसके एप्लीकेशंस बताएंगे। आप पढ़ते रहिए, जो ना समझ में आए उसको पूछते रहिए। और एपिडेमिक है, चल रहा है, बहुत भयानक चल रहा है, उससे आप बचते रहिए। और ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए और उसको शेयर भी करना मत भूलिए। इसी के साथ जय हिंद।